गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एक प्रयास अपने लिए। पहले चैनल का नाम jpscfunda.com था, बट ड्यू टू सम इश्यूज विद द नेम लाइक jpsc, so I had to rename it my channel name. And although I am meeting you after a long time, but trust me, it will be a continuing journey. कुछ टेक्निकल ग्लिच थे और कुछ मतलब पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण मैं नहीं आ पाया, बट ठीक है। हम लोग आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन तक शायद देखा था। मेरा चैनल अभी नया भी है, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स एंड साइंस हिस्ट्री, झारखंड के कुछ पोर्शंस जेपीएससी के, साइंस टेक, ये सब मैं आपको करवा दूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ जर्नी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म आगे इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए, फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल पॉलिसी, फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, टैक्सेशन, ये सब काफ़ी मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। बहुत मतलब आपको एक दूसरे को एक टॉपिक का पॉइंट दूसरे टॉपिक पे काम आएगा। और फिजिकल पॉलिसी तो मान लीजिए अ, एक तरह से जड़ है कोर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले एक टर्म देखते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल पॉलिसी भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन रिमूविंग द bottleneck इन डेवलपमेंट ऑफ मीन्स रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है, पहले इस वर्ड को समझते हैं। इसमें दो वर्ड है। ठीक है, एक है आपका फिजिकल और दूसरा है फेडरलिज्म। देखिए है ना, फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसको पहले आप तोड़िए दो भाग में, व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज फेडरलिज्म। फिजिकल क्या है, ये जो वर्ड है ना, ये एक वर्ड फिजिक्स से आया है, FISC। ठीक है, उसका मतलब होता है ट्रेजरी, और ट्रेजरी कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, और फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप सब समझ लीजिए कि फेडरलिज्म मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया में जैसे थ्री टेयर ऑफ स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल बॉडीज। तो हाउ द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन दिस among these three layers of government, that is called federalism. We know that our constitution provide a federal structure of government। ठीक है, तो यहाँ पे जब फिजिकल फेडरलिज्म हम बोलेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनेंशियल एंगल इन द फेडरलिज्म। ठीक है, अब इसी को अब डेफिनेशन में अब बदल दीजिए। फिजिकल फेडरलिज्म पहले तोड़ लीजिए। फिजिकल केम फ्रॉम द वर्ड फिजिक, FISC, फिस्क, विच मीन्स फिनेंशियल। ठीक है, और फेडरलिज्म मीन्स पावर, शेयरिंग अ पावर अक्रॉस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि देखिए, सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर बहुत सारे लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत है। पंचायत में भी थ्री टीयर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबका कैपेसिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन दिया है, तो सबका जो जैसे सेंट्रल लेवल है, इनको बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना पड़ता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है, जो स्टेट के पास नहीं है। ठीक है, पावर, स्टेट को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब ग्रास रूट इकोनॉमी में आ जाएंगे, मतलब ग्रास रूट लेवल के गवर्नमेंट में, मतलब जैसे
पंचायत सिस्टम में आ जाएंगे तो उनको अलग चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इनका जो रिक्वायरमेंट है और इनका जो कैपेसिटी है, फिनेंशियल रिसोर्सेस है, वो अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, सो इसलिए फिजिकल फेडरलिज्म जरूरी है। ठीक है, ना इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या क्या है। फिजिकल फेडरलिज्म इज ए टर्म, देखिए लिखा हुआ है, दैट डिस्क्राइब्स हाउ द फिनेंशियल पावर मतलब टैक्सेशन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो टैक्स से जो हमारे पास रिसोर्स है उसका एक्सपेंडिचर, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो। ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, अब क्यों चाहिए फिजिकल फेडरलिज्म भाई? एक तो ट्रांसफर के लिए, दूसरा बीइंग ए वेलफेयर स्टेट means we have to think about our means welfare of the people and the country. So for that we need the uh, money। ठीक है, सो सपोज सेंटर के पास ज़्यादा पैसा है तो वो स्टेट को कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर स्टेट से लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे कि फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, जीएसटी वगैरह। तो ये होता है फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशन है, हिंदी में भी देख लीजिए। राजकीय संघ राजकोषीय संघवाद एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमें देता है फिजिकल फेडरलिज्म। तो ये आप डेफिनेशन के साथ इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है फिजिकल फेडरलिज्म का। देखिए हम क्या बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर यूनियन गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे सॉरी ये यूनियन टेरिटरी हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स है, देखिए 1 2 3, है ना, ये सब लेयर्स है। ये होता है फिजिकल फेडरलिज्म इंडिया। कैसे एक मोटा मोटी इस पिक्चर को दिखा देना है अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ टूल्स है फिजिकल फेडरलिज्म की। मतलब फिजिकल फेडरलिज्म हमने बोल तो दिया कि ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब फिजिकल पावर होगा, मनी होगा, ये होगा टू द अदर गवर्नमेंट, अदर स्टेजेज ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसे होगा, उसका कुछ टूल्स है, जैसे आपका फिनांस कमीशन, वो रिकमेंड करते हैं कि टैक्स का शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा बिटवीन स्टेट और सेंट्रल एंड स्टेट। और वो भी ये भी बताता है कि स्टेट को पंचायती राज व्यवस्था चलाने के लिए फंड ट्रांसफर करना चाहिए, और रिकमेंड करता है, नॉट मैंडेटरी है। ठीक है, फिर जीएसटी है, फिर जीएसटी जैसे क्या है, जीएसटी जो है 2016 में एक्ट पारित हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या बोलता है, जीएसटी काउंसिल बनाना है। जीएसटी काउंसिल में स्टेट का भी स्टेक होता है और सेंटर का भी होता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए एक घड़ी का किस पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे एक बल्ब पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, जब बल्ब का बिक्री होगा तो उस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, अगर लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटर और स्टेट की सहमति से होता है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों का पावर है, दोनों का साझेदारी है इस चीज़ को डिसाइड करने में। ठीक है, ये तो ये एक फिजिकल फेडरलिज्म को का एक टूल है। फिर ग्रांट्स होता है, मतलब सेंटर से स्टेट को कुछ ग्रांट दिया जाता है। ठीक है, दो तरह का ग्रांट, स्टेचुरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट। मतलब एक तो संविधान में है कि हाँ देना ही है, दोनों ही है, 292 और 293 आर्टिकल में, आगे देखेंगे। तो ग्रांट देना है तो मतलब मनी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेयर से दूसरा लेयर पे। ठीक है, भागीदारी बढ़ रही स्टेट्स की। उसके बाद होता है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स क्या है, इससे आपको पता है कि जब बजट होता है, मान लीजिए, या नहीं पता है तो बता देता हूँ, जब बजट आएगा, ठीक है, तो जब बजट आएगा तो कुछ एक्सपेंडिचर होगा। बजट आता ही है इसलिए कि हम कुछ फिनेंशियल गोल को, कुछ जो मतलब डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर पाएँ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है,
तो उस समय सरकार के पास हो सकता है कि पैसा कम पड़ जाए, ठीक है? तो वो डेट लेती है, मतलब उधारी लेती है। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल मतलब जैसे एडीबी से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, डब्ल्यूबी से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया। इंटरनल मतलब हो गया आपका जैसे ट्रेजरी बिल्स। आप अभी आप मान लीजिए आप ट्रेजरी बिल्स जैसे शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से नीचे के लिए 90 दिन, 181 दिन ऐसा करके रहता है, 264 दिन ऐसा करके कुछ है उसका, ठीक है? बट वो लेस देन 1 साल के लिए होता है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है? उसके बाद बॉन्ड्स मोर देन 1 ईयर, ठीक है? फिर किसान विकास पत्र, ये सब है जो जनता से पैसा वो लेती है, तो एक तरह का बोरोविंग है। इसी तरह स्टेट को भी दिया गया है, लेकिन स्टेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली बोरो कर सकती है। वो ये नहीं कि बाहर से कर्जा ले लिया कोई एडीबी से, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? हाँ, वर्ल्ड बैंक ग्रांट जरूर देती है, लेकिन ये नहीं कि आईएमएफ से लोन उठा लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं कुछ टूल्स टू अचीव द फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है? देखिए, एक तो 7th शेड्यूल, फिर जीएसटी आ गया आपका, फिर आपका जीएसटी जैसे बता दें, टैक्स एवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि कुछ होता है ना टैक्स की, मतलब कैसे शेयरिंग होगा, फिनांस कमीशन इसको तय करती है, रिकमेंड करती है। ग्रांट अभी बताया जैसे, ठीक है? उसके बाद हो गया बोरोइंग पावर, जो अभी अभी बताया हमने, ठीक है? तो ये सब कुछ टूल्स है जो हम लोग विस्तार से भी देखेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से जब मेंस का क्वेश्चन आए तो इसको बढ़िया से मतलब दिखा देना, ठीक है? एक सेकंड। तो पहला देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर। आपको पता है कि जो 7वां अनुसूची है, 7th शेड्यूल है हमारा, ठीक है? वो क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब डिवीजन ऑफ पावर तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हर लॉ एंड ऑर्डर का पावर होगा, बाकी चीज को भी तो पावर होगा, जिसमें फिनेंशियल पावर भी आता है। इसका मतलब टैक्सेशन पावर। टैक्सेशन पावर मतलब सेंटर की जो उसमें है ना, लिस्ट दिया हुआ है कि इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेसिडरी पावर्स, जो इन तीनों में नहीं है उसको रेसिडरी बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उन पे टैक्स कौन लगाएगा? यूनियन, सेंटर, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो होंगे उन पे कौन लगाएगा? जैसे ये स्टेट लगाएगा, ठीक है? और रेसिडरी पावर किसके पास होगी जो इन तीनों में नहीं है? वो पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा? दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है? कंकरेंट लिस्ट में है ना, दोनों लगा सकता है, ठीक है? सेंटर स्टेट, बट सेंटर का पड़ रहा भारी होता है वहां पे। ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए क्या होता है, डेवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज है ना, 3 आर्टिकल में है। 268, 269, 270, और एक है 269 ए भी है, ठीक है? तो पहले 268, ये तीनों मोटा मोटी जान लीजिए आप, ठीक है? ये तीन, ये तीन जान लीजिए, 1, 2 और 3, ठीक है? इसमें क्या है, आर्टिकल 268 मतलब 268 में ये बोलता है कि यूनियन लेवी करेगा, कुछ ऐसे टैक्सेस होगा जो यूनियन लेवी करेगा, मतलब यूनियन है ना, उस पर एक टैक्स इम्पोज करेगा, बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट उसका यूटिलाइजेशन करेगा, कौन करेगा? स्टेट। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ठीक है? उसके बाद जैसे कि कुछ टैक्स ऐसा है जो लेवी और कलेक्ट दोनों ही यूनियन करेगा, बट वो असाइन होगा स्टेट को। देखो, लेवी एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स, ठीक है? जैसे कि आईजीएसटी है। अब ये हम थोड़ा सा जीएसटी में बता देंगे। बट क्या होता है कि जब इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, इंटर ट्रांसफर मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स आता है,
तो उस समय जो टैक्स होगा वो लेवी और कलेक्ट करता है यूनियन, बट वो जाता है किसको? स्टेट्स को। ठीक है। इंटरस्टेट ट्रेड। ठीक है। इस केस में क्या होगा, इट लेवी और कलेक्ट करता है यूनियन, बट वो जाता है स्टेट को। अब क्या है, एक 270 आर्टिकल इसमें क्या बोलता है कि भाई लेवी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा यूनियन और स्टेट्स के बीच। ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन। ठीक। ठीक है। इसमें कुछ मतलब एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन दोनों आर्टिकल को छोड़ के इन दोनों टैक्स है ना, उसको इसमें नहीं रखा गया है। फिर क्या है, सेस को इसमें नहीं रखा गया है, सेस इंटायरली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। आप देख लीजिए। इसके बाद फिनांस कमीशन, आपको पता ही है कि जैसे फिनांस कमीशन जो है हर 5 साल में इसका गठन प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 280 के अंडर। उनका काम ये है कि रिकमेंड करो द शेयर ऑफ मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें मतलब किया जाता है, जैसे कि कैसे करना है टैक्स का शेयरिंग, हर स्टेट को एक साथ मतलब यूनिफॉर्म देना है, कि बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया देना है, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, आपका इनकम डिस्टेंस। ठीक है। लैंड एक्सेट्रा। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट को देना है या नहीं देना है, डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि कितना देना है टैक्स जो है, सारा चीज़ ये सब रिकमेंड करता है कौन? फिनांस कमीशन। ठीक है। तो ये हो गया, मतलब यहाँ भी टैक्स जो फिनेंशियल पावर है और टैक्स मतलब पैसा है वो एक सेंटर से स्टेट की ओर जा रहा है। ठीक है। और फिनांस कमीशन ये भी रिकमेंड करती है कि भाई लोकल बॉडीज को कितना देना है। ठीक है। उसके बाद आता है बोरोइंग्स, जैसे हमने बताया कि भाई बोरोइंग क्या है कि मतलब जब गवर्नमेंट के पास मतलब एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं होता है, मान लीजिए बजट में 20 लाख करोड़ का मान लीजिए बजट है, जैसे इस बार लगभग 50 50.65 लाख करोड़ का है, तो उसमें से मान लीजिए कि या ऐसे भी मान लीजिए कि 50 रुपया है मान लीजिए, तो मेरे पास 50 रुपया, मैंने बजट तो दिखा दिया कि मुझे ये खर्च है, लेकिन मेरे पास 50 रुपया आया नहीं, 40 है तो 10 मुझे कहीं से लाना पड़ेगा। ये और बजट आपको पता ही है, दोनों सेंटर का भी होता है स्टेट का भी होता है, तो वो ना बोरो करती है। ठीक है। बोरो करती है तो कहाँ से बोरो करेगी? सेंटर के लिए दो प्रावधान है। सेंटर के लिए क्या प्रावधान है? दो प्रावधान है। ठीक है। वो प्रावधान क्या है कि आ, आप इंटरनली बोरो कर लो या एक्सटर्नली बोरो कर लो। ठीक है। जैसे 292 में आर्टिकल 292 में सेंटर को पावर दिया गया है कि सेंटर कैन बोरो एक्सटर्नली और इंटरनली, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है, या और कहीं से ले सकती है फॉरेन एंटिटी से, और इंटरनली भी जैसे किसान विकास पत्र वगैरह, इंडियन पोस्टल स्टाम्प, कुछ भी इसे इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स ये सब जारी करके ले सकती है। स्टेट्स के पास क्या है इशू आर्टिकल 293 में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द सेंटर, सेंटर की अनुमति के बिना वो नहीं ले सकती है। ठीक है। और वो ले सकती है उधारी सिर्फ और सिर्फ बोरो कर सकती है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। ठीक। ये तो हो गया बोरोइंग। बोरोइंग में भी क्या है, जब पैसा का मतलब फिनेंशियल पावर दिया गया कि आप बोरो करो, तो ये भी एक फेडरलिज्म का, फिजिकल फेडरलिज्म का टूल है। ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स। ठीक है। सॉरी, जीएसटी काउंसिल एक बार देख लेते हैं। जीएसटी देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं ये सब चीज़ों को मैंने मतलब मैंने काम किया है तो मैं इसको बता सकता हूँ बढ़िया से। तो जीएसटी में क्या है, इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 279 ए। ठीक है। फाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 2016। तो इसमें कहा गया कि भाई बोथ सेंटर का और स्टेट का स्टेक होगा।
कुछ भी नीति निर्धारण होगा, टैक्स रेट चेंजेस होगा तो काउंसिल के रिकमेंडेशन से होगा। और काउंसिल में बोथ स्टेट और सेंटर पार्टिसिपेट करता है। आप देखते होंगे कि जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हो रहा है तो मतलब स्टेट के फिनांस मिनिस्टर या मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, सीएम, ठीक है, फिनांस मिनिस्टर स्पेशली, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले तो जीएसटी में क्या था, पहले जीएसटी से पहले क्या था, जैसे वैट टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट का अथॉरिटी होता था, लेकिन अब उसको चूंकि हटा दिया गया है, इसलिए स्टेट का स्टेट्स का स्टेक जीएसटी में है, ठीक है। वो दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि भाई क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए। जैसे अभी जीएसटी 2.0 आया तो इसमें भी इसका बैठक हुआ था, 56 जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स, दो तरह का ग्रांट होता है, इसमें भी पैसा का ट्रांसफर होता है, मतलब सेंटर ग्रांट देती है स्टेट्स को, जैसे मान लीजिए डिजास्टर रिलीफ फंड हो गया, बाढ़ आ गया कहीं पे, ठीक है, कुछ स्टेट्स का फिनेंशियल असिस्टेंस है तो उसके लिए, ठीक है, वो आर्टिकल 275 में है, ठीक है। और 282 में क्या, डिस्क्रिशनरी, मतलब क्या है कि ये पब्लिक वेलबींग के लिए किसी को भी दे सकती है, ये नहीं कि अस- अम, ये मैंडेटरी है, ये अपने विश से देती है, ठीक है। तो ये भी है ग्रांट इन एड्स, ठीक है, ये भी पैसा का ट्रांसफर करती है, ग्रांट देना सेंटर से स्टेट को, ठीक है। उसके बाद एक आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बोलता है कि इसमें 280 जो आर्टिकल है फिनांस कमीशन है, उसमें दो सब क्लॉज ऐड किए गए थे जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि मतलब लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, ठीक है। तो उसके लिए स्टेट फिनांस कमीशन का गठन, द टैक्सेशन पावर ऑफ लोकल बॉडीज, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब से स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगा, ग्रांट इन एड क्या होगा, जैसे सेंटर से स्टेट आता है उसी तरह स्टेट से सेंटर, और इसका भी रिकमेंडेशन कौन करता है, फिनांस कमीशन, ठीक है। ये देखिए यूनियन फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या होता है। हाँ, एक चीज और था, ये जो बोरोइंग होती है ना, इसका एक कैप है, लिमिट है। जैसे उसको लिमिट को दिया गया है एफआरबीएम एक्ट 2003, ये पढ़ना है जेपीएससी के सिलेबस में। ये क्या बोलता है कि भाई जितना मन तितना आप उधारी नहीं ले सकते यार, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको खर्चना है, तो आपको फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेंटर और स्टेट के लिए 60% ऑफ जीडीपी है, और स्टेट के लिए 40% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको एडहेयर करना पड़ेगा कि भाई इतना ही माने आप उधार ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, कुछ स्केप क्लाउज है, जैसे कोविड-19 हो गया, कुछ कैलामिटी आ गया, तो वहाँ पे स्केप क्लाउज दिया गया है एफआरबीएम एक्ट में, ठीक है। तो ये एक चीज़ था, बोरोइंग का लिमिटेशन, नहीं तो कुछ स्टेट कुछ भी बोरो कर लेंगे और दिवालिया हो जाएंगे, बोरो करके बांट देंगे अपने पॉलिटिकल विल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रख, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको इम्पोज किया था एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी क्या है, कुछ है ना रिसेंट रिफॉर्म्स आया है, ठीक है। जैसे एक सेकेंड है, जैसे कि फिनांस कमीशन जो है, मतलब फिजिकल फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए कुछ मतलब दायरा बढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे 15th फिनांस कमीशन में क्या हुआ, आप ग्रेजुअली देखेंगे, पहले जो रिकमेंड करते थे, ये फिनांस कमीशन रिकमेंड करता था कि 10% होना चाहिए स्टेट का शेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, अभी वो बढ़ के 41-42% हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, अ, जो ग्रांट है हमारा, ठीक है, वो काफ़ी बढ़ा है, ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। जैसे लगभग 5.2% से लगभग आपका 6.5% हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटर का जो लोन है, ठीक है, ये 992% बढ़ चुका है, इतना लोन दे रही है, ठीक है। फिर नीति आयोग, आपको पता है नीति आयोग क्या है कि सेंटर और स्टेट
दोनों का स्टेक होता है लाइक जीएसटी, ठीक है। ये नीति आयोग नीति निर्धारण करती है, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म मजबूत हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी रिसेंटली जो यूनियन बजट है 2025-26 में, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1.5 लाख करोड़ का लोन एक्सटेंड करेंगे 50 ईयर्स के लिए, इंटरेस्ट फ्री फॉर, क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वैसा व्यय, वैसा एक्सपेंडिचर जो, वैसा एक्सपेंसेस जो किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड रेल, कैपिटल जनरेट करने के लिए रोल रेट, जो हमें कैपिटल मतलब कुछ ऐसा चीज बनाओ जो कल हमें फायदा दे, ठीक है, जो हमारा एसेट में कन्वर्ट हो जाए, उसमें ऐसा चीज में खर्च करो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में, या सोलर पावर डेवलप करने में, या कुछ R&D में, या इसरो अंतरिक्ष वगैरह में, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.5 लाख करोड़ का ऋण देगी, इंटरेस्ट फ्री फॉर 50 ईयर्स। तो ये भी एक वेलकमिंग स्टेप है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म तो ये चीज़ है, क्या इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म को रीथिंक थिंक या मतलब पुनर्विचार करने की ज़रूरत है? तो आप, ज़रूर होगा भाई। आप कुछ मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव है, तो उनका नेगेटिव साइड्स भी होता है, और विद द चेंजिंग वर्ल्ड वी नीड टू चेंज इट ऑल्सो, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, जैसे कि अभी जो 15th फिनांस कमीशन है, उसका जो ट्रेंड है ट्रांसफर करने का पैसा, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे? देखिए, पहले ना इतना क्राइटेरिया नहीं था, आप रिकमेंड कर दो कि 10 रुपीज ऑफ रेवेन्यू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8:2 रेशियो, 8 रुपया सेंटर के पास, 2 रुपया स्टेट के पास। लेकिन 2 रुपया स्टेट के पास कैसे जाएगा, इसका क्राइटेरिया सेट कर दिया 15th फिनांस कमीशन। कैसे? बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स लाइक पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, इनकम 45%, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 12.5, फॉरेस्ट कवर 10%, एंड टैक्स इफर्ट 2.5%। मतलब इन क्राइटेरिया के बेस्ड में, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, मतलब इन पैरामीटर के बेस पे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट्स को। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो पैरामीटर को आप देखिए ध्यान से। बाकी तब तब तो ठीक है भाई, आपका डेमोग्राफिक मैनेजमेंट करना है तो इतना पैसा लो ये से स्टेट को, आपका टैक्स रिफॉर्म करना है, ठीक है, इतना पैसा लो। लेकिन पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस में दिक्कत क्या है, मान लीजिए बिहार यूपी है, इनका पॉपुलेशन ह्यूज है, तो इनको ज़्यादा पैसा चला जाएगा, ठीक है। इनके पास इनकम कम है, तो इनके पास ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन उल्टा देखिए, ये तो ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन उनका क्या, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इन्होंने इनकम जनरेशन अच्छा किया है, इन्होंने एसडीजी गोल की तरफ अच्छा काम किया है, तो उनको पैसा कम मिलेगा, मतलब जो इनकम जनरेट कर रहा है उसको कम पैसा जाएगा, और जो जो मतलब इनकम जनरेट कर नहीं पा रहे, जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको ज़्यादा पैसा जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक दिक्कत आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या बोलता है, इसमें कोई मैंडेट और कुछ मतलब इंश्योर नहीं किया गया है कि भाई दिस मच ऑफ फंड टू बी ट्रांसफर्ड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्टेट नगर निगम चुनाव ही नहीं करवाती है, अगर करवाती है तो उसको ग्रांट नहीं देती है, अगर देती है तो डिले से देती है, तो फिर कोई मीनिंग रह नहीं जाता है, ठीक है, फेडरलिज्म का। फिर क्या होता है, FRBM एक्ट जो है, ये जो है एक ये एक्ट है ना, मतलब डेट मैनेजमेंट का है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए तो दिया गया था फिजिकल डिसिप्लिन को, कि भाई आप मतलब 3% कैप में रहेंगे, आप 60% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते, 40% ऑफ GDP लाइक दिस। तो क्या होता है ना, ये एक चैलेंज पोज करता है स्टेट्स के ऊपर कि भाई मेरा लोकल रिक्वायरमेंट ये है, आप लिमिटेशन लगा देंगे हमारे पर बोरोइंग वगैरह पे, तो हम कैसे करेंगे अपना ग्रोथ, ठीक है। एक तो ये एक हो गई समस्या, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ आगे भी तो जाना है ना, ठीक है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, इसका देखिए, जीएसटी का एक दिक्कत क्या है, जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, मतलब
पहले जो एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह लगता था ना, ये जब गुड्स जहाँ बनता था, प्रोड्यूस होता था, वहाँ पे टैक्स लगता था। तो मान लीजिए तमिलनाडु में गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो यहीं पे टैक्स लगेगा, तो ये गवर्नमेंट के पास, तमिलनाडु के पास टैक्स चली जाएगी, ठीक है। तो उसका यूटिलाइज करेंगे फॉर उनके, पैसा उनको उनके पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीएसटी में इट इज डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। इसमें क्या है, मान लीजिए एक बंदा तमिलनाडु में गुड्स प्रोड्यूस करता है और गुजरात और महाराष्ट्र में डेवलप स्टेट, और ये गया यूपी बिहार झारखंड कंजम्पशन स्टेट में, ठीक है। तो जनरेट कहाँ हुआ, तमिलनाडु, मेहनत किसने किया, तमिलनाडु, खा कौन रहे हैं, बिहार झारखंड यूपी वाले कंजम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स यहाँ पे लेवी होगा, ये टैक्स चला जाएगा इनको। तो क्या हो रहा है, यही जो सदर्न इंडियन स्टेट से इनका कहना है कि भाई सब कुछ हम करें और पैसा वो नॉर्थ स्टेट्स जो लेस डेवलप्ड है वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जीएसटी में पहले स्टेट के पास अथॉरिटी रहता था कि हम इतना टैक्स लगाएंगे, वैट ये सब वेरी करता था, ठीक है, एंट्री टैक्स, ठीक है। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद क्या है, इनका पावर कम हो गया, ये अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगा सकती। इनका जो रीजनल रिक्वायरमेंट है, भाई झारखंड के रीजनल रिक्वायरमेंट अलग है तमिलनाडु से, तो दोनों के पास वो वेरिएशन होना चाहिए टैक्सेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डिक्लाइन इन ग्रांट्स इन एड, हमने अभी ऊपर देखा कि ग्रांट बढ़ा है, बढ़ा तो है, लेकिन साथ कुछ कमी भी आई है, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे, यहाँ देखिए ग्रांट्स में हाँ, ग्रांट में देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग स्टेट शेयर इन एक्सटर्नल सेंट्रल टैक्स ग्रांट्स एंड लोन्स, सब कुछ मिला के जो ट्रांसफर है वो बढ़ा है 5.2 से 6.5। सिर्फ ग्रांट, सिर्फ ये जो है, सिर्फ ग्रांट जो है आपका, सिर्फ जो ये ग्रांट है ना, सिर्फ ग्रांट ये जो है, सिर्फ ग्रांट वो घटा है, देखिए कितना घटा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फंड बढ़ा है लेकिन सिर्फ ग्रांट घटा है, कितना घटा है देखिए, ये 1.95 से 1.65 लाख करोड़ हो गया। 2015-16 में 1.9 मतलब 2 लाख करोड़ था, वो कट के 1.25 के करीब आ गया, ठीक है। फिर क्या, सेस और सरचार्ज। सेस क्या होता है, टैक्स जो लगती है ना, उस पे एक सेस लगता है, जैसे हायर एजुकेशन टैक्स आपका, वेल्फ हायर एजुकेशन टैक्स, सेकेंडरी सेस, ऐसा करके। तो ये सिर्फ सेंटर ही इम्पोज करती है और सेंटर ही कलेक्ट करती है। तो ये है ना 17-18 से 133% बढ़ गया, देखिए ये जो है, ये एक इतना बढ़ चुका है इन लगभग 6-7 साल में, 133%, मतलब इसको स्टेट को कुछ नहीं मिल रहा है, सेंटर को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम बोलेंगे कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रॉयल्टी, सेस ऑन रॉयल्टी वो स्टेट का हक है, तो वेलकमिंग मूव है फॉर द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल लेजिस्लेशन, सेंटर क्या करती है, कभी कभी जैसे आरटीआई एक्ट, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद मनरेगा, ये सब लाती है। तो इससे क्या होता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, देखिए दो तरह का स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा का पूरा खर्चा सेंटर देती है 100%। लेकिन ये सब क्या है, ये सब जो चीजें हैं जिसमें सेंटर लेजिस्लेशन लाता है बट इम्प्लीमेंटेशन दोनों का भागीदारी होता है, सेंटर स्टेट का। तो उसमें क्या हुआ, कोई स्टेट नहीं चाहता है कि मनरेगा मेरे में आए, लेकिन सेंटर ने बोल दिया, तो अब सेंटर स्टेट दोनों को करना है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन बनाता है गवर्नमेंट पे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जैसे झारखंड ने क्या है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन मिशन ऐसा है ना, उसमें जोड़ा है बहुत सारे लोगों को, 20 लाख लोगों को फॉर फ्री फूड, ठीक है। उससे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ चुका है। तो हो सकता था झारखंड ये अगर नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड एक एक्ट लाता, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंडर में वो फ्री राशन देता। लेकिन यहाँ पे क्या मैंडेटरी हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना, एक्स्ट्रा बर्डन पुट करता है ये सब लेजिस्लेशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, ठीक है।
उसके बाद होता है कि अभी मान लीजिए जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जैसे अभी जन स्वराज आ गया, ठीक है, तेज प्रताप जी अलग पार्टी बना लिए। झारखंड में भी आप देखिए आजसू जेके जेएलकेएम। तो ये मल्टी पार्टी जो सिस्टम है, उससे जो मतलब अभी जो चेंजिंग पॉलिटिकल वर्ल्ड है, इसमें क्या मतलब इन इंडिया जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम के चलते, तो सब पार्टी का अलग अलग विचार है। और ये विचार कहीं ना कहीं फिनेंशियल इशू को क्रिएट करता है कि भाई ठीक है, हम कोई बोल देगा 2100 रुपया देंगे, कोई 2000 देंगे, कोई हम ये कर देंगे, हम वो बना देंगे। तो एक तरह का क्या है ना, फिजिकल डिसिप्लिन को ये मतलब हिंडर करता है। ठीक है, नया नया आयाम दे देता है फिर खर्चा के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है फिजिकल फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए टू स्ट्रेंथ करने के लिए। देखिए, जब ग्रांट या पैसा का ट्रांसफर या किसी भी वे में फिजिकल फेडरलिज्म का जो टूल्स है, किसी भी वे में पैसा का ट्रांसफर होता है, तो दो गैप होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या है कि भाई स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटी, स्टेट के बीच में मतलब भिन्नता, उसको कह सकते हैं कि भाई वो जो 5 क्राइटेरिया था ना आपका, अ, ये फिनांस कमीशन जो रिकमेंड किया है, ये पॉपुलेशन, एरिया, इनकम, ट्रांजिशन, फॉरेस्ट। ठीक है, तो किसी के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, किसी के पास कम जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, वर्टिकल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच गैप हो जाना। तो इनको पैसा का बहुत ज़्यादा गैप हो जाना, तो इनको दूर करना चाहिए। ठीक है, फॉर द ओवरविल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट एक सुझाव हो सकता है। मतलब कि भाई किसी स्टेट ने अच्छा काम किया है, फिजिकल डिसिप्लिन लाया है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, कुछ अच्छा ब्रिज बनाया है, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम किया है, हेल्थ इंडिकेटर पे अच्छा काम किया है। ठीक है, एचडीआई और क्या कहते हैं, हंगर इंडिसेस, एमएमआर, आईएमआर, टीएफआर को अच्छा से कंट्रोल किया है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो भाई उनको ठीक ठाक देना चाहिए। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ गया है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब आर्टिकल 246 और जो 7 शेड्यूल है, जो डिफाइन करता है कि हाउ द टैक्सेशन पावर शुड बी शेयर्ड। ठीक है, तो इसको रिविजिट करना चाहिए फिर से, ताकि जो स्टेट का रीजनल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी उस चीज़ को बनाया जा सके। उस टैक्सेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो थोड़ा सा मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपावरिंग लोकल बॉडी। मतलब अभी जो हमने देखा कि भाई स्टेट्स का जो ग्रांट है लोकल बॉडीज को, वो कभी डिले होता है, कभी नहीं होता है, तो उसको मतलब टाइमली रिलीज करना चाहिए। और जो जैसे स्टेट का रीजनल नीड्स है, वैसे ही लोकल बॉडीज का कुछ अपना नीड्स है, उस हिसाब से उसका ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए उनको कुछ पावर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे हमने यहाँ से ही देख लिया कि एचडीआई और गिनी इंडेक्स वगैरह, जो नीति आयोग का एमपीआई इंडेक्स है, उनके हिसाब से परफॉर्मेंस तय करो। ठीक है, और फिर आप जज करो कि कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, जो हमने यहाँ देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था अभी। ठीक है, उसके बाद एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट को थोड़ा सा ईज करना चाहिए। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आप इतना पैसा क्यों बोरो कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन तो ठीक है, उसके बाद तो जो कुछ फिजिकल सिचुएशन है उसको भी टैकल करने के लिए थोड़ा सा इसमें ईज देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जीएसटी के अलावे कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना चाहिए। ठीक है, कंपनसेशन जो ड्यूज है सेंटर से स्टेट को, वो टाइमली रिलीज होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए, उसके हाँ ये दो चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, हमारे लिए मतलब। ठीक है, सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रेगुलर रिव्यू भी होना चाहिए सेंटर स्टेट के बीच कि भाई हमारी ये समस्या है। अच्छा, झारखंड तुम्हारा ये समस्या है, तुम भाई ये ठीक करो, नहीं तो इस तरह का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह का रिव्यू मीटिंग होना चाहिए, डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए। उसके बाद जो अपकमिंग 16th फिनांस कमीशन है, तो 16th फिनांस कमीशन का जो कुछ अच्छा रिकमेंडेशन होना चाहिए कि हाउ टू टैक्स शेयरिंग स्ट्रक्चर शुड बी एज पर द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब जैसे कि वो 5 क्राइटेरिया, तो उसमें भी सुधार करना चाहिए कि हाउ टू शेयर टैक्सेस। ठीक है, ये सब चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आप अपना जैसे कंक्लूजन लिख लीजिए कि भाई ये था। और वाई भी रेड्डी ने क्या बोला था कि ये इन्होंने बोला था कि फिजिकल फेडरलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, मतलब सिर्फ फिजिकल फेडरलिज्म पैसा ट्रांसफर या मतलब मनी ट्रांसफर या फिजिकल पावर को ट्रांसफर करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, हम लोग एक मिनट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। हम्म, ये हमने हालांकि मैंने नेट से ही लिया है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये क्या बोलता है, डिस्कस द कॉन्टोर्स ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, मतलब भारत में फिजिकल फेडरलिज्म राजकोषीय संघवाद का जो रूपरेखा है उसकी चर्चा करें। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट मेजर्स कैन एड्रेस एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस, वही हमने देखा कि चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या बोलता है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इंडिया फिजिकल फेडरल स्ट्रक्चर बीन एबल टू एड्रेस रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एनालाइज विद रेफरेंस टू रिसेंट रिफॉर्म्स इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, मतलब राजकोषीय संघवाद किस हद तक जो क्षेत्रीय की जो फिनेंशियल इश्यूज है उनको टैकल करने में कामयाब रहा है, इसको आप बताइए इन द लाइन और मीन्स अभी के जो वर्तमान के जो सुधार हुए उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो वर्तमान के सुधार मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना नेट पे भी सर्च कीजिए। मैंने थोड़ा सा लिखा था वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जैसे ये देखिए, ये हमने ये हमने देख लिया था कि जो सेंट ग्रॉस ट्रांसफर है वो बढ़ा है 5.2% से आपका 6.5%। फिर इसका लोन भी बढ़ा है 992%। फिर यूनियन बजट ने आपको 1.5 लाख करोड़ दिया, प्रपोज किया है इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जैसे जीएसटी 2.0 लाया गया है। फिर आपका इनकम टैक्स में रिलीज दिया गया है। ठीक है। खासकर ये जीएसटी ही बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही फिजिकल फेडरलिज्म का है, इनकम टैक्स तो है नहीं। फिर अ, आपका जो फिफ्टी फिनांस कमीशन है, कुछ कंडीशनल ग्रांट्स दिया था लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। जैसे कि ये था 42% तक बढ़ गया ग्रांट। ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन, फॉरेस्ट कवर, पॉपुलेशन के बेस पे रिसोर्स एलोकेशन करना। फिर स्पेसिफिक सेक्टर को ग्रांट देना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी को। फिर डिजास्टर रिलीफ फंड क्रिएट करना। उसके बाद हमारा आता है नीति आयोग का ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, तो जहाँ पे दोनों का स्टेक होता है, सेंट्रल स्टेट का। ठीक है। तो ये सब ठीक है, कुछ आप डाटा ये भी लिख सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट करने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ, एक ग्लिम्स। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मेरे जो वीडियो है आपका यूट्यूब चैनल, उसमें ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ हिंदी वर्सन। ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए लिखने का, अगर ये तीनों क्वेश्चन आप लिख लेते हैं तो आगे आप मतलब फिजिकल फेडरलिज्म में आप काम हो गया, जेपीएससी में आप लिख सकते हैं। देखिए मास्टर तो सब कोई नहीं बन सकता भाई, मतलब पंडित बन जाना उतना बनने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है। इस बार का जेपीएससी में आप देख लो कितना कि किस तरह का लोगों का हुआ है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत लोगों का नहीं हुआ है, बहुत लोग जो कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें 1 महीना पढ़ के निकल गया। आपको लगता है एक टॉपिक समझने में, फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल पॉलिसी समझने में आपको मतलब सोच लीजिए कि अच्छा खासा 2 दिन लग जाता है भाई समझने में। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, जैसे फिजिकल फेडरलिज्म किसने दिया था, एक जर्मन
बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमी से रिचर्ड मुस्गैरबी 1959 में, ठीक है। और कुछ कुछ देख लीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, and be sure I will be continuing. If you like this my video, kindly share and click the like button. Thank you, thank you, thank you very much.